स्टूडेंट्स, आपने दूरी का सूत्र पढ़ा था कि अगर एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक x1 y1 है, दूसरा बिंदु Q है जिसका निर्देशांक x2 y2 है, तो आप इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी PQ ज्ञात कर सकते हो इस सूत्र से। dPQ बराबर, मतलब PQ के बीच की दूरी, आप dPQ लिखो चाहे केवल PQ लिखो, करणी में x2 माइनस x1 ब्रैकेट बंद होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट बंद होल स्क्वायर, ये सूत्र पढ़ता। साथ ही साथ आपने फिर दूसरे लेक्चर में इससे रिलेटेड आपने प्रश्न संग्रह 5.1 के क्वेश्चंस किए थे। फिर आपने दूसरे लेक्चर में जाकर के विभाजन का सूत्र पढ़ा था। ये देखिए, विभाजन का सूत्र कि अगर एक बिंदु A है जिसका निर्देशांक x1 y1 है, दूसरा B है जिसका निर्देशांक x2 y2 है, इन दोनों को जोड़ने वाला बिंदु P है जो उसको m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है, तो फिर विभाजन का सूत्र ये आप लगाकर इसके बिंदु P का निर्देशांक निकाल सकते हैं। फिर आपने मध्य बिंदु का सूत्र पढ़ा था कि अगर A बिंदु का निर्देशांक x1 y1 है, B का x2 y2 है और AB का मध्य बिंदु अगर P है, तो आप मध्य बिंदु के सूत्र से देखिए x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये मध्य बिंदु के सूत्र से आप बिंदु P का निर्देशांक निकाल सकते हैं। और उसके बाद आपने केंद्रक का सूत्र पढ़ा था। केंद्रक के सूत्र में क्या था कि अगर एक बिंदु A है x1 y1, दूसरा B है x2 y2, तीसरा C है x3 y3, तो ये त्रिभुज ABC बन रहा है, तो इसका केंद्रक G है, तो इस केंद्रक G का निर्देशांक निकाल सकते हैं किस सूत्र से, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3, इस सूत्र से। ये भी आप रिवीजन कर चुके हो, तो मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये दो टाइप के रिवीजन आप कर चुके हो और इससे आपने प्रश्न संग्रह 5.2 के क्वेश्चंस किए थे। अब आएंगे प्रश्न संग्रह 5.3, तो ये आपका ये सिलेबस में कट हो गया है इस साल, तो ये आपको नहीं करना है। इसका मतलब हम फिर से पहुंच गए प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 पर, और प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 पर अगर आप जाओगे तो इसमें आपको एक बार फिर से कुछ क्वेश्चंस कट हैं, जैसे देखिए चौथा, यहाँ पे ये दूसरा, फिर आगे आएंगे तो 9वां 10वां और ये 22वां। बाकी जो क्वेश्चंस इसके हैं वो वैसे ही हैं जैसे आपने प्रश्न संग्रह 5.1 में किया है, प्रश्न संग्रह 5.2 में किया है, तो आपको उसी तरीके से करना है और वही सूत्र आपको लगाने हैं। बस केवल एक दो चीजें आपको और ध्यान देनी है कि जैसे अगर मान लीजिए कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का है, तब आपको उसका आंसर डायरेक्ट देना है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि उसका उत्तर क्या होगा। जैसे देखिए ये इसमें प्रश्न नंबर 1 है, उचित पर्याय चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 5 का पहला प्रश्न है, उचित पर्याय चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो रेखा AB है, यह y अक्ष के समांतर है। यदि बिंदु A का निर्देशांक 1 3 हो तो बिंदु B के निर्देशांक क्या होंगे। तो इसमें अगर आप देखो ध्यान से तो आपको ये देखना है कि अगर कभी भी कोई भी बिंदु हो, ये आपका इसका जो मेन बेसिक है वो आपको समझने की जरूरत है। अगर आप बेसिक नहीं समझेंगे तो फिर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमा के आ जाएगा तो आप वहां पे नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं इसका बेसिक आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसका मेन बेसिक क्या है। जैसे देखिए अगर यहाँ पे मैं समझाता हूँ, ये देखिए ये x अक्ष है, इसको क्या बोलेंगे, इसको x अक्ष बोलेंगे और यहाँ x लिखेंगे, यहाँ x डैश लिखेंगे, और एक ऐसे ऊपर नीचे की तरफ जो लाइन रहती है इसको बोलते हैं y अक्ष। ये हो गया y, इधर लिखेंगे y डैश इधर लिखेंगे, और यहाँ पे जो रहता है वो इसको O बोलते हैं, बिंदु O, इसको मूल बिंदु या आरंभ बिंदु बोलते हैं। तो ये हमारा x अक्ष है, ये y अक्ष है, और ये जो बिंदु है जहां दोनों जाके काट रहे हैं उसको मूल बिंदु या आरंभ बिंदु बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो x अक्ष होता है, अगर कोई भी बिंदु हो, अगर मान लीजिए एक मैं यहाँ पे बिंदु लूं तो उस बिंदु का अगर निर्देशांक लेंगे तो निर्देशांक हमेशा इस टाइप से रहता है, x, y, ऐसे ब्रैकेट लगाया जाता है। पहले x वाला मान रहता है, फिर कॉमा y वाला, मतलब पहले x अक्ष वाला मान लिया जाता है यहाँ पे, फिर कॉमा, फिर y अक्ष वाला मान लिया जाता है। आप हमेशा ध्यान रखना। लेकिन अगर मान लीजिए कि चाहे इधर लो, चाहे इधर लो, चाहे इधर, चाहे इधर, लेकिन अगर यहाँ पे x अक्ष है तो x अक्ष में इस तरफ अगर आप देखोगे तो हमेशा प्लस में मान रहता है, दाईं तरफ हमेशा प्लस में रहता है, जैसे 1 2 3 ऐसे।
और बाईं तरफ अगर आप देखोगे तो माइनस में मान रहता है, -1, -2, -3। इसी तरीके से वाई एक्स में ऊपर की तरफ प्लस में मान रहता है, 1, 2, 3। इसी तरीके से आगे वाई एक्स में ऊपर की तरफ प्लस में रहता है और नीचे की तरफ आएंगे तो माइनस में, -1, -2, -3। तो इसका मतलब एक्स अक्ष पे दाईं तरफ प्लस में मान, एक्स अक्ष के बाईं तरफ माइनस में मान, एक्स अक्ष के ऊपर की तरफ प्लस में मान, एक्स अक्ष के नीचे की तरफ माइनस में मान होता है। अब अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पे है और उसका निर्देशांक पता करना है तो उसका निर्देशांक हमेशा कैसे रहेगा, ध्यान रखो। एक्स अक्ष पे कोई भी बिंदु है तो उसका निर्देशांक में हमेशा वाई वाला मान 0 रहेगा। ऐसा इस तरीके से निर्देशांक आएगा x 0। जैसे अगर मैं इस बिंदु का निर्देशांक बोलूं तो हो जाएगा x का मान कितना है, देखो यहाँ x का मान 2 है, 2 और y का मान 0। अगर ये बिंदु है, इस बिंदु का निर्देशांक मुझे पता करना है तो कौन से अक्ष पे है, x अक्ष पे है, तो x वाला मान -3 और y का मान 0। इसी तरीके से ये इस बिंदु का निर्देशांक -20, -10, 10, 30, ऐसा। मतलब x अक्ष पे y वाला जो मान रहता है, जो दूसरा वाला मान y वाला मान रहता है, ये y वाला मान हमेशा 0 रहता है। इसी तरीके से अगर आप y अक्ष पे हैं तो y अक्ष पे हमेशा x वाला मान 0 रहता है। जैसे अगर मैं इस बिंदु का निर्देशांक बोलूं तो 0, x का मान 0 और y का मान 3। इस बिंदु का निर्देशांक 0, 2, इस बिंदु का निर्देशांक 0, 1, इस बिंदु का निर्देशांक 0, -1, 0, -2, 0, -3, ऐसे। क्योंकि y अक्ष पे x वाला मान 0 होता है और x अक्ष पे y वाला मान 0 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर मान लीजिए कि ये, फिर से मैं खींचता हूं, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। अब अगर कोई रेखा x अक्ष के समांतर है तो उसमें हमेशा जो उसका y वाला मान रहेगा ना, हर जगह समान रहेगा। देखो x अक्ष के समांतर कोई रेखा है तो उसका y वाला मान हर जगह समान रहेगा। और अगर कोई रेखा जो है, ये देखिए y अक्ष है, x अक्ष है, अगर कोई रेखा y अक्ष के समांतर है तो उसका x वाला मान हमेशा समान रहेगा। चाहे जिधर भी देखो हमेशा x वाला मान उसका समान रहेगा। तो रेखा अगर y अक्ष के समांतर है तो उसका x वाला मान समान रहेगा। और रेखा अगर देखिए रेखा अगर x अक्ष के समांतर रहेगा तो उसका y वाला मान समान रहेगा। और रेखा अगर y अक्ष के समांतर है तो उसका x वाला मान समान रहेगा। x अक्ष के समांतर तो y समान, y अक्ष के समांतर तो x समान, वो ध्यान रखना है। तो ये इसी पे आपका एक क्वेश्चन है, देखेंगे पहला। AB है y अक्ष के समांतर है, यदि बिंदु A का निर्देशांक 1, 3 हो तो बिंदु B के निर्देशांक क्या होंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये हमारा y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया। अब ये y अक्ष के समांतर है, तो अगर y अक्ष के समांतर है तो उसका x वाला मान 0 रहेगा। ये देखिए ये x वाला मान है, y वाला मान है, x वाला मान 1 है, y वाला 3 है। तो रेखा किसके समांतर है, y अक्ष के समांतर है। तो जब y अक्ष के समांतर है तो उसका x वाला मान हर जगह समान रहेगा, मतलब x वाला मान हर जगह 1 रहेगा। तो देखते हैं x वाला मान 1 कहाँ है। देखिए इसमें x वाला मान 1 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ x वाला मान 1 है। तो D वाला आंसर राइट है। निम्नलिखित में बिंदु x अक्ष की धन दिशा की ओर है। अब देखो x अक्ष पर है, तभी मैंने आपको बताया अगर कोई बिंदु x अक्ष पर रहता है तो उसका y वाला मान 0 रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें भी y वाला मान 0 है, इसमें भी y वाला मान 0 है, मतलब ये भी उत्तर सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। लेकिन उसने बोला धन दिशा में, मतलब प्लस में मान होना चाहिए। तो ये -20 नहीं होगा, बल्कि उत्तर +20 होगा। तो डी वाला उत्तर यहाँ पे भी राइट है। उसके बाद आएंगे तीसरा, -34 इस बिंदु की आरंभ बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए दूरी का सूत्र लगाना आपने सीखा है, ये -34 है, इसकी आरंभ बिंदु अभी आपको बताया कि जहां जाके दोनों काटते हैं। देखिए x अक्ष और y अक्ष जहां जाके काटते हैं उसको मूल बिंदु या आरंभ बिंदु बोलते हैं, और उसका निर्देशांक हमेशा होता है 0,0। तो ये -34 है, इसकी आरंभ बिंदु से अगर आप दूरी निकालोगे तो यहाँ पे आपको दूरी का सूत्र लगाना है। और दूरी का सूत्र क्या होता है, देखिए एक बिंदु हो गया x1 y1 -34
दूसरा x2y2 आरंभ बिंदु 0 0। अब दूरी का सूत्र लगाना है, दूरी के सूत्र से हमें x2 माइनस x1 दूरी निकालना है। तो दूरी क्या होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ मान रख दो, x2 का मान 0 माइनस x1 का देखो -3, नहीं x1 का 3 है, देख लें एक मिनट, -3 है तो -3 चेक करो। x2 का मान 0, फिर ये सूत्र वाला माइनस, फिर x1 का -3 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0, फिर सूत्र वाला माइनस, फिर y1 का मान 4। अब ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस का गुणा +3 स्क्वायर, और यहाँ पे 0 माइनस 4 तो -4 आएगा। अब 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर और ऋण 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होगा, ऋण 4 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5। तो इसका मतलब दूरी कितना आ जाएगा, 5। यहाँ पे देखेंगे तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5, सी वाला ऑप्शन राइट है। बाकी ये दोनों कट है। यहाँ देखिए मध्य बिंदु का सूत्र लगाना है, तो मध्य बिंदु का सूत्र कैसे लगाएंगे, आपको जो बिंदु एक दिया गया है, एक को x1 y1 मानेंगे, दूसरे को x2 y2 मानेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे प्रश्न 3 है, P दिया है 0 6, Q दिया है 12 20, और हमें मध्य बिंदु निकालना है। माना मध्य बिंदु R है, तो यहाँ इसे डायग्राम बना लेने का, ये P हो गया 0 6, Q हो गया 12 20, और हमें बिंदु R का निर्देशांक निकालना है, तो इसको मान लेते हैं XY। माना R जो है वो XY है। अब ये जो P है इसको मानेंगे x1 y1 और Q को मानेंगे x2 y2। अब मध्य बिंदु का सूत्र उस दिन सिखाया था आपको, मध्य बिंदु के, एक मिनट, उस दिन सिखाया था आपको मध्य बिंदु के सूत्र से x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब यहाँ पे मान रखना है, देखो x बराबर x1 का मान 0 और x2 का 12, तो 0 प्लस 12/2, और y बराबर y1 का 6 और y2 का 20, तो 6 प्लस 20/2। ये 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, और 6 में 20 जोड़ेंगे तो 26 आएगा। 2 से काटेंगे, x बराबर 6 और यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 13। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक पता चल गया, मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया 6,13। इस तरीके से आपको निकालना है। तो ये आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। बाकी उस दिन आपको मैंने लिखा के दिया था कि अगर आपको कोई चतुर्भुज है उसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है, तो आपको जैसे ABCD है, अगर इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है तो एक बार दूरी का सूत्र करके AB निकालो, फिर BC, फिर CD, फिर AD, ये आपस में आमने सामने की भुजा समान आ गई तो समांतर चतुर्भुज हो गया। और अगर आपको आयत सिद्ध करना है तो आपको ये देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ जैसे क्वेश्चन, तो उस तरीके से आपको करना है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये तो दूरी निकालने वाला है, दूरी निकालना आपने सीखा ही, अभी जस्ट सिखाया, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये दूरी का प्रैक्टिस कर लो। ओके, और अगर इसी में आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊं कि आपको आयत सिद्ध करना है, जैसे देखिए ये 11वां क्वेश्चन, सिद्ध करो बिंदु समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए देखिए यहाँ पे एक बिंदु P है, Q है, R है, S है। तो एक बार PQ निकालना है दूरी के सूत्र से, फिर दूरी के सूत्र से QR निकालना है, और दूरी का सूत्र केवल एक बार लिखना है, हर बार नहीं लिखना है। एक बार दूरी का सूत्र लिखो, फिर डायरेक्ट मान रखो, फिर RS निकालना है, फिर PS निकालना है। चार बार दूरी का सूत्र लगा के आप इसमें देखेंगे तो ये देखिए PQ का मान 4 करनी में 2 आ रहा है, ये जो PQ है इसका मान 4 करनी में 2 आ रहा है, और RS का मान भी 4 करनी में 2 आ रहा है। तो आमने सामने की भुजाएं समान हो गई। इसी तरीके से PS का मान जो है वह करनी में 13 आ रहा है, देखिए, और QR का भी करनी में 13 आ रहा है, तो आमने सामने की भुजाएं समान हो गई।
तो यह समांतर चतुर्भुज हो गया। लेकिन अगर आपको जैसे यहाँ पे आयत सिद्ध करना है, आयत सिद्ध करने के लिए आपको दूरी का सूत्र 6 बार लगाना पड़ेगा। पी क्यू, क्यू आर, आर एस, पी एस, चारों भुजा तो निकालेंगे। ये विकर्ण पी आर और विकर्ण क्यू एस भी निकालेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5 6 बार दूरी का सूत्र लगाया। अगर इसमें क्या रहेगा, आयत में आमने सामने की भुजाएं समान रहेगी तो समांतर चतुर्भुज होता है। लेकिन अगर आमने सामने की भुजा समान है, ये देखिए आमने सामने की भुजा समान है और विकर्ण भी समान है, तो वह हमारा सिद्ध हो जाएगा आयत। और अगर वर्ग सिद्ध करना है तो वर्ग में वर्ग की चारों भुजा समान होनी चाहिए। और सम चतुर्भुज सिद्ध करना है तो उसकी भी चारों भुजा समान होनी चाहिए। लेकिन वर्ग में आपको एक्स्ट्रा दिखाना पड़ेगा। अगर केवल चारों भुजा समान हो गई तो वो सम चतुर्भुज हो जाएगा। लेकिन अगर चारों भुजा समान होने के साथ साथ उसके विकर्ण भी समान हो गए तो वह वर्ग हो जाएगा। तो अगर चारों भुजा समान है तो सम चतुर्भुज है, और चारों भुजा समान हो और विकर्ण भी समान हो तो उसको बोला जाता है वर्ग। इस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ, आपको करना है।